बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरतानिया में बलवाई फसादात करते हैं, लेकिन चंद दिनों के अंदर हम देखते हैं कि निज़ाम इंसाफ हरकत में आता है, मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं, यानी कि जेल की हवा खाने के लिए सज़ा के हकदार ठहरते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 9 मई को 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन 9 मई के हवाले से हम देखते हैं कि अदालतों में उस तरह की पेशरफ्त मौजूद नहीं कि जो किसी मुजरिम को या मुलजिम को बरी या सज़ा का हकदार ठहरा सके। सूरत हाल ये है कि KPK के अंदर हुकूमत ने मुतालबा किया, हुकूमत ने दरख्वास्त मूव की कि जिसके अंदर उसने अदालत को कहा, पेशावर हाई कोर्ट को कहा कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, तहकीकात करें 9 मई के वाक़यात की। लेकिन तकनीकी बुनियादों पे हम देखते हैं कि वो दरख्वास्त खारिज हो गई, जुडिशल कमीशन नहीं बन सका। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रास्ता क्या है? क्या तहरीक इंसाफ वाकई तहकीकात चाहती थी या सिर्फ खानाबुरी के लिए दरख्वास्त कानूनी मामलात को देखे बगैर मूव की गई थी? इसका भी जायजा लेंगे। और साथ साथ KPK के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते हैं कि कैदी अडियाला जेल का NRO मांग रहा है। किससे NRO मांग रहा है? सियासी बयान है, सियासी जुमलेबाजी है या हकीकी तौर पर वाकई ऐसा कुछ है भी? मेरे साथ मौजूद हैं PJ मीर साहब, उनसे भी बात करेंगे, माजिद निज़ामी साहब से बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जायजा लेंगे कि अरशद नदीम पाकिस्तान का पहला एथलीट है कि जिसने तलाई तमगा हासिल किया किसी भी ओलंपिक में। क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी सहूलियात मौजूद नहीं है, ऐसा टैलेंट मौजूद नहीं है कि कोई एथलीट्स हम पैदा कर सकें कि जो ओलंपिक्स में जाकर मुकाबला कर सकें या पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें? अरशद नदीम को क्या सहूलियात मिली थी, आगे क्या मिलेंगी, इसके ऊपर तो बहुत बहस हो रही है। लेकिन सूरत हाल है क्या हकीकी तौर पर? पाकिस्तान एथलीट्स के अंदर आज तक इतनी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सका कि किसी तमगे का हकदार ठहरता? PJ मीर साहब सर आपका भी शुक्रिया, माजिद निज़ामी साहब सर आपका भी शुक्रिया। मीर साहब आपसे शुरू करते हैं, ज़रा सर फरमाइएगा, जुडिशल कमीशन बनवाना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दरख्वास्त रद्द हो गई है, हकीकत में चाहती थी कि जुडिशल काउंसिल बन जाए, टाइम गुजारना था, मामला क्या है सर? देखिए, अगर तो आपको इंसाफ चाहिए तो आपको प्रोसिक्यूशन को भी सुनना है और आपको डिफेंस को भी सुनना है, क्योंकि ये कितने 9 मई क्या आज क्या आ गया आप मुझे बता दो, nearly an year और अभी तक इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। आप कुछ ना कुछ तो बनाओ ना भाई, कुछ ना कुछ तो कमीशन बनाओ या इंक्वायरी कराओ या एक फोरेंसिक इंक्वायरी कराएं कि उस दिन हुआ क्या है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, लोग इधर कैंटोनमेंट के अंदर कैसे अंदर आ गए, यहाँ तो चिड़ी भी अंदर नहीं आती है, आप मुझे बताएं कैसे आ गए। सो इसकी इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए ताकि इन फ्यूचर इस तरह की हरकत ना हो किसी की तरफ से भी। सो ये एक बहुत जरूरी है। अगर ये कहते हैं हम नहीं बना सकते तो अपने कोर्ट्स बंद करके चले जाएं कहीं और, अफगानिस्तान चले जाएं ये लोग। और भाई बात सुनो, तुम्हारा काम है जस्टिस देना। हाउ कैन यू डिनाई जस्टिस? अगर कोई भी मांग रहा है, वेदर प्रोसिक्यूशन मांग रही है और वेदर डिफेंस मांग रही है, योर जॉब इज टू इम्पार्ट जस्टिस। अगर आप नहीं करोगे तो फिर इसी तरह आपका जितने भी ये काम है कोर्ट्स का, आपको पता ही है पाकिस्तान में 70 साल 76-77 ईयर्स ओल्ड केसेस अभी तक पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर। तो ये वो डिसाइड नहीं कर सके और इसको भी आगे लिंगर कर देंगे। लेकिन सर पेशावर हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। पेशावर तो सिर्फ एक मुल्क का हिस्सा है ना, या KPK तो मुल्क का एक हिस्सा है। पूरे मुल्क में 9 मई के वाक़यात हुए, कराची से लेकर खैबर तक, मियांवाली से लेकर जो है वो दीगर शहरों तक, फैसलाबाद तक और हर शहर में। तो क्या वफाकी हुकूमत को नहीं चाहिए कि इसके ऊपर कोई कमीशन बनाकर वो भी जो है वो एक दफ़ा क्लियर कर दे कि भाई आपने गलती की थी, नहीं की थी, केसेस अपनी जगह चलते रहें जो लोगों के ऊपर है, लेकिन कम से कम मजमूई तौर पर वाकई की तहकीकात ना हो जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह होना चाहिए। ये फेडरल गवर्नमेंट का एक मेरा ख्याल है उसका एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि अगर ये कहीं गलत हुआ है, सही हुआ है, जो भी हुआ है, आप एक कमीशन बना दो, उसके अंदर वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। अब आप देखो टेलीविजन पे किस किस्म की डिबेट्स हो रही हैं। वो एक पार्टी है वो कहती है इन्होंने ये कर दिया, ये कहते हैं उन्होंने ये कर दिया। ये हमारी एक नेशनल। लेकिन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई बहुत करते रहेंगे, मजबूत किस्म का मुतालबा नहीं है इस हवाले से कि कोई कमीशन बनवाया जाए। उन्होंने ठीक है एक फीकी सी एक दरखास्त तो मूव की, लेकिन वफाकी सतह पे उनका कोई मुतालबा नहीं है बहुत शिद्दत के साथ जिस तरह वो बाकी मुतालबात करते हैं। नहीं फवाद, आप किस शिद्दत की बात कर रहे हैं? क्या ये जाके धाड़े मारे, चीखे मारे, गालियां दें, प्रोटेस्ट करें? भाई आपने एक लिख के दे दिया, खत्म होगी बात। कोर्ट्स के अंदर तो हमने कोई दंगल फसाद तो नहीं करना ना। वो एक लेटर ही जाएगा, नो मैटर व्हाट द लेटर इज, उस लेटर की उतनी अहमियत होगी जो कि शायद कोर्ट रूम के बाहर जो हमने ड्रामे देखे हैं या जलसों के अंदर हमने ड्रामे देखे, वो बाहर के ड्रामे। कोर्ट्स के अंदर आपको कोई ऐसी चीज नहीं है
आपको करने की, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल के कोर्ट को प्रेजेंट करना है, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। और कोर्ट्स उसका ये लेते हैं। उन्होंने कोर्ट से लिया नहीं, ये कई चीजों का सो मोटो ये कहां से लेते हैं? तो द क्वेश्चन इज कि दे हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाटएवर इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ देम। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वो आप वाली बात है, दोबारा ये सवाल आ जाएगा, किसी और प्रोग्राम में आ जाएगा, और हम इसी पे वो कहते हैं रगड़े खाते रहेंगे सारे, डिफेंस, प्रोसिक्यूशन, जूरी, हर बंदा इस पे करता रहेगा। वी हैव टू बी फोकस्ड। बाहर के मुल्कों में इस तरह नहीं होता है, फोकस रहो। अब देखो ना, वो जो राइट्स हुए थे, उन्होंने इमीडिएटली लंदन के अंदर उनको फैसला कर दिया, उसको अंदर कर दिया, 3-3 साल जो भी राइटर्स थे। दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन, नॉट लिंगरिंग ऑन का ये टाइम नहीं है। अब फास्ट फैसले करें, डिसीजन लें, और अवाम सब्र करेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निजामी साहब, आप क्या कहते हैं? जिसमें मीर साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है, तो अब ऑप्शंस क्या बचे हैं? क्या तहरीक इंसाफ वाकई सीरियस थी कमीशन बनवाने के लिए? क्या उनको नहीं पता था कि इसमें कानूनी मामलात भी आएंगे जब कोर्ट की तरफ ये केस जाएगा? क्योंकि कोर्ट ने तो इसमें कानूनी एक नुक्ता दिया है इसकी अपील को रिजेक्ट करने में, लेकिन कोई कमीशन तो बहरहाल बनना चाहिए था। ठीक है, वफाक में उन्होंने उस तरह से मुतालबा नहीं किया। कैसे सर इसको पूरे मामले को देखते हैं, खासतौर पर बरतानिया की जो मिसाल है उसको सामने रखते हुए? वहाँ पर भी तो बड़ी तेजी के साथ इंसाफ हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। ये एक संजीदा बहस इसलिए भी है कि इसके अंदर रियासत और उसके इदारे इन्वॉल्व हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें 2 से 3 निकात बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत या रियासत इस चीज के बारे में क्लियर है, इसीलिए वो जुडिशियल कमीशन की तरफ नहीं जाते कि ये एक ओपन एंड शट केस है। उसकी रीजन वो ये देते हैं कि ज़मान पार्क के अंदर उससे पहले पीटीआई के वर्कर्स को चार्ज किया गया, वो बिल्कुल एक्टिव थे ज़मान पार्क के अंदर, उन्होंने रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ लड़ाइयां की, वहां पे कई उनके लड़ाई मार कुटाई के वाकयात हुए। तो इसको वो आइसोलेशन में नहीं देखते, वो कहते हैं ये एक बिल्डअप था जिसका एंड फिर 9 मई को हुआ। तो इस वजह से वफाकी हुकूमत कमीशन की जानिब जाती नजर नहीं आती। पीटीआई का मसला ये है कि चूंकि वो इस वक्त एक एंडिंग उसके ऊपर है, वो डिफेंसिव है, इसलिए वो इस तरह की जो बयानात है वो देते हैं मामले के ऊपर से ये तवज्जो जो है ना पहुंच जाए। कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं सीसीटीवी फुटेज देखूंगा, कभी वो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज थी ही नहीं, कभी पीटीआई कहती है कि हमारे लोग थे ही नहीं वहां पर, फिर वो कहते हैं कि नहीं हमने तो कहा था कि एहतजाज किया जाए। तो ये जब एक बड़ा वाकया हो जाता है और उसके अंदर जिसके ऊपर इल्जाम करता है, तो फिर वो इस तरह की मुख्तलिफ प्लीज लेता है ताकि वो इस मामले की हसासियत और शिद्दत से निकल सके। पीटीआई भी इस वक्त ऐसा ही कर रही है, लेकिन इसमें जो एक अहम नुकता है तीसरा, वो दोनों के लिए है, रियासत के लिए भी और पीटीआई के लिए, वो है कि पाकिस्तान के अदालती निजाम की जो सुस्त रवि है वो इस वक्त उसका रात इस्टेब्लिशमेंट को भी भुगतना पड़ रहा है। पहले तो मेरे और आप जैसे आम आवाम जो भुगतना करते थे, केस की तारीखें लग रही हैं, वकील नहीं आ रहा, जज नहीं आ रहा, जज चेंज हो गया है, तारीख पे तारीख डाल रही है। अब जब प्रोसिक्यूशन में हुकूमत को ये सारा कुछ सबूत के साथ बताना पड़ रहा है, उन्हें ये समझ आ रही है कि इस अदालत के निजाम में क्या क्या मसाइल हैं। हम अभी बात कर रहे थे कि 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो सजाएं क्यों नहीं हुई, वो प्रोसेस इतना स्लो क्यों है। ये वो जो स्टेट का फंक्शन है, यहाँ पे स्टेट बिल्कुल नाकाम है, जिसकी वजह से उन्हें आज खुद भी नुकसान हो रहा है। और जब आप बरतानिया की बात करते हैं, उसके अदालती निजाम को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। उनके सिस्टम में इस चीज को इंश्योर किया है कि कोई भी वाकया हो, उसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, उसको स्विफ्टली वो करते हैं। हमारे यहाँ पे अदालत में ले जाने का मतलब ही ये होता है कि आप इसके ऊपर डेट्स आएंगी, इसके ऊपर सुस्त रवि होगी, और जो मामला हल ना करना हो उसके ऊपर हम कमीशन बना देते हैं। हमारी बेसिक डेफिनेशन जो है वो कई हवालों से खराब है, जिसकी वजह से फिर एंड के ऊपर हुकूमत को और अपोजिशन को मुश्किल का सामना होगा। बिल्कुल ठीक है। मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के पास अब रास्ता क्या है? तहकीकात किस तरीके से वो करवा सकती है? क्या उसको वफाकी सतह पर एहतजाज करना होगा? क्या कर सकती है तहरीक इंसाफ के सारे मामले की तहकीकात हो सके? देखें जी, एहतजाज से कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर तो कोई पार्टी हो और वो समझती है कि वो एहतजाज करेगी आके बाहर और ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन चेंज हो जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। ये कोई वो जिस तरह वो यूजुअल टर्म इस्तेमाल इधर होती है बनाना, ये ऐसी कोई रिपब्लिक नहीं है। और यहाँ कानून का बिल्कुल एक है, यस फॉल्ट लाइंस हैं उसके अंदर, बड़ी हैं, और ऑफ कोर्स
वो तो आपको पता ही चल गया था जब वो 6 जजेस ने लेटर लिखा था, सो दैट क्लियर्ड अप एवरीथिंग। द क्वेश्चन हियर अराइजेस, हमें क्या करूं मैं, एहतराम, एतबार और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कोर्ट्स के ऊपर। अगर ये कोर्ट्स खराब करेंगे, ये खुद जाके आगे जलील होंगे। गलत जजमेंट जो होती है वो एक छोटे से चिड़ी को भी पता चल जाता है कि ये सही जजमेंट है, गलत जजमेंट है। लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं, हर एक को पता है सच क्या है। और सबसे बड़ा जो ट्रायल पे होता है वो जज होता है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को पता होता है कि क्या सच है। सो हियर आई थिंक लेट्स लीव इट टू द कोर्ट्स, वो आगे करें। लेकिन ये तो बात बढ़ती जाएगी, ये तो रुकेगी नहीं, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। और इसका एक ही तरीका है कि आपके अपने जुडिशल सिस्टम को जरा तेज करें और इसके ऊपर जल्दी फैसले करें, ये छुट्टियां खत्म करें। अवाम के अंदर बहुत टर्मोइल आ रहा है और ये एक दफा आ गया आगे, ना जज ना कोई इसको रोकेगा। लोग बड़े कहते हैं जी फौज आएगी, फौज अपनी अवाम पे गोली नहीं चलाएगी, कभी नहीं चलाती है वो, ये उनकी अवाम है और वो अवाम के हैं। सो फौज को रखें बाहर। जो पॉलिटिकल टर्मोइल अल्लाह ना करे अगर आ गया तो फिर हम इसके अंदर हमारा क्या होगा, हमारा के इकोनॉमिक मेल्टडाउन और ज्यादा हो जाएगा। तो हमने इकोनॉमिक मेल्टडाउन को बचाना है, अपनी इकोनॉमी को बचाना है, अपनी इंडस्ट्री को बचाना है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड है। सो द कोर्ट्स हैव टू कम आउट वेरी क्विकली। ये जो है ना, ये क्या कहते हैं वो जो ये डिले कर देते हैं और कह देते हैं हाँ जी अभी फैसला आएगा, ये नहीं है वो भाई जल्दी से फैसला दे और इसको खत्म करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तारीख वो सुना है ना, वो क्या वो एक्टर, हाँ जी मीर साहब, वो बिल्कुल तारीख पे तारीख वाला। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो थोड़ा सा सर गवर्नर केपीके का दावा है, माजिद साहब आप भी सुनिएगा और पीजे मीर साहब आप भी सुनिएगा कि बानी तहरीक इंसाफ एनआरओ मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं, वाकई मांग रहे हैं, ऐसी चुटकुला है, हकीकत है, क्या है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद है, माजिद निजामी साहब मेरे साथ मौजूद है। बानी तहरीक इंसाफ एनआरओ मांग रहे हैं, ये फैसल करीम कुंडी साहब का दावा है, चुटकुला है, हकीकत है, क्या मामला है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब लगता है कि हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लियामेंट में हुई उसको अगर सामने रखते हुए बात करें, मीर साहब क्या फरमाएंगे? ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है, हकीकत है, फसाना है? एनआरओ मांग रहे हैं, चुटकुले छोड़े जा रहे हैं, गवर्नर की सीट का जो है वो आप ये कह लें कि इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि एनआरओ की बात की जा रही है, और अगर एनआरओ हकीकत है तो फिर क्या सबब हो सकता है? किससे मांग रहे हैं, कहाँ मांग रहे हैं? कोई नहीं मांग रहा। ये फैसल कुंडी साहब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है ये, और ये बहुत शरीफ आदमी है, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसी स्टेटमेंट्स के साथ। अगर आपको याद हो पहले ये पीटीआई कर रही थी कि ये जी ये शहबाज शरीफ और दूसरे ये एनआरओ मांग रहे हैं, ना उन्होंने मांगी है ना इन्होंने मांगी है। ये पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, एक शुरा छोड़ते हैं पॉलिटिकल एरिना के अंदर और इस तरह की बातें होती हैं। कोई नहीं पॉलिटिकल कोई नहीं मांग रहा ये कि जी हमें ये कर दो वो कर दो। ओ भाई अगर ये मांगे इनका तो सारा नैरेटिव मिट्टी में चला जाएगा। ये किस तरह मांग सकते हैं, किस मुंह से मांग सकते हैं? इन्होंने कैसी कन्फ्रंटेशन की है और उसके बाद कहे हमें एनआरओ दो। यही चीज सर वैसे खान साहब ऐसा करते हैं, बीच में बयान भी देते रहे वो इस तरह के कि मुझे ट्रैप किया गया। फिर वो कभी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मुझसे पता नहीं क्यों नाराज है। फिर वो कहते हैं कि आर्मी के साथ मुझे इस लेवल पर नहीं पहुंचना चाहिए था, मेरी गलती है, मेरी बेवकूफ़ी है। तो इस तरह की बातें खान साहब भी तो करते हैं ना, तो बीच बीच में वो रास्ता भी दिखाते हैं कि जिसमें वो यू टर्न की गुंजाइश रखते हैं। देखिए ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है और पॉलिटिकल आप कह लो कि गेम्समैनशिप होती है, ये सब यूज करते हैं। एवरीबडी यूजेस इट। आप इन चीज़ों को सीरियसली मत लें। ये तो उस वक्त आप सीरियसली लेंगे कि जब एक प्रॉपर कोई नॉमिनेटेड कमेटीज फ्रॉम बोथ द साइड्स बैठेंगी, आप उनके रिजल्ट का आप एक एनालिसिस निकालोगे। ये तो इधर उधर छोटे छोटे मैंने देखे हुए हैं, हर पार्टी के अंदर वो कोई इधर से छोड़ देता है, कोई इधर से छोड़ देता है, ना उसका सिर है ना पैर है, सिर्फ पब्लिक रिएक्शन देखते हैं एंड देन दे मूव ऑन टू इट। अब आप मुझे बताएं कोई कंसिस्टेंसी है इस चीज के अंदर? अक्रॉस द बोर्ड हर पॉलिटिकल पार्टी को ले लो, सब यही छोड़ते हैं
किसी ने ये छोड़ दिया, किसी ने वो छोड़ दिया। कितनी वो जबरदस्त स्पीच की थी रीगल चौक के ऊपर इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, लटका दूंगा, ये क्या है वो सड़कों पे की जो चीजें फाड़ के दौलत पॉलिटिकल गेमिक्री है, आप इसको मत सीरियसली लें। बिल्कुल ठीक है, हाँ, आप इन चीजों को मत सीरियसली लें। ये साहब आप क्या कहते हैं? मीर साहब कहते हैं सीरियस ना लें ये जो कुंडी साहब का बयान है, या इस तरह के जो दीगर बयानात होते हैं, ये नॉन सीरियस सियासत हो रही है कि सर जिसमें इतनी कशीदगी बढ़ गई है? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का मामला ये है कि वो एक तो असम्बली के अंदर भी बहुत कम है, और दूसरा ये है कि वहां पर असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए उनके पास कोई ज्यादा अफरादी कुव्वत नहीं है। इसीलिए गवर्नर का ओहदा इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वहां पर वो केपी गवर्नमेंट को और वहां पे पीटीआई को टफ टाइम देते रहे। तो ये इस तरह के जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जो अली मीर गुंडापुर के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, बाकी साहिबान के बारे में इस्तेमाल की जाती थी, तो वो इसी मकसद से है कि वहां पे तहरीक इंसाफ को एंगेज रखा जाए। और इसमें मामला ये है कि अगर अडियाला का मकीन जो है वो अगर कोई एनआरओ मांग रहा है, तो मुझे लगता है कि उनकी मौजूदा जो पॉलिटिक्स है या पार्टी का स्ट्रक्चर है उसको ये सूट नहीं करता, क्योंकि खान साहब अगर जेल में हैं तो वो पार्टी के लिए ज्यादा फायदामंद है। वो बाहर होंगे, उन्हें पार्टी के इख्तलाफात खत्म करने होंगे, अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, दिल से जुलूस निकालने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर है कि इस वक्त एक विक्टिम कार्ड भी चल रहा है, खान साहब अंदर हैं और उनके पास सहूलियात भी हैं, पार्टी बाहर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, एहतजाजी जलसा करने की बात करती है, भूख हड़ताली कैंप लगा लेती है नेशनल असेंबली के बाहर। इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है वो दोनों को सूट करता है, और दोनों पार्टीज के लिए इस लेवल की जो लड़ाई है वो अफोर्डेबल है। तो इसलिए सियासत के अंदर मेरा ख्याल है कि ये मामला इसी तरह चलता नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ भी कोई बड़ा जलसा अफोर्ड नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि 9 मई को क्या हुआ था, उनका वोटर चार्ज है, उनके हामी ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ धूम धड़का हो, लेकिन जो उनकी क़यादत है वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि 1.25 साल से वो इन्हीं मुकदमात की पेशियों में और सारी मुश्किलात को सामने रखते हुए सियासी तौर पे अपने मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक, असेंबली में तकरीरों की हद तक, बयानबाजी की हद तक ये मामला चलता रहे। ठीक हो गया। मीर साहब आप फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब की गुज़िश्ता रोज आपने तकरीर देखी थी, फिर पीपल्स पार्टी ने उस कानून साजी की भी हिमायत की कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाती है, फ्लोर क्रॉसिंग का नाम देके किया, बड़ी सख्त तकारीर भी हुई पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो अब जो हुकूमती मामला आते हैं, आपको उसमें लगता है कि पीपल्स पार्टी शाना बशाना खड़ी होने वाली है हुकूमत की, जब हुकूमत परेशानी का कुछ शिकार नजर आती है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ हर एक का इंडिविजुअल पॉलिटिकल सर्वाइवल है। ये ठीक है, अगर इतना ही है तो फिर बाकी मामलात के अंदर भी खुल के आए ना। वो नहीं आ सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी आंसरेबल टू द पीपल। देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त, एक जो मैं कहूँगा फंसी हुई पार्टी है, वो PMLN है। सारा मलबा तो PMLN पे गिर रहा है, बाकी पे नहीं गिर रहा है। तो बाकी जो अंदर आएगा उसमें भी आ जाएगा, क्योंकि आगे जब इलेक्शंस आएंगे, जब भी आते हैं, ये तो आपके सामने एक रेफरेंस आएगा बड़ा स्ट्रांग। सो पीपल्स पार्टी बड़ी सेफ गेम खेल रहा है और वो इसी गेम को खेलता रहेगा। वो कैट एंड माउस खेलेगा, वो पॉलिटिक्स कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट इट इज। वो रिएक्शंस ले रहे हैं लोगों के, एंड दैट इज व्हाट इट इज। जो रियल टाइम डिसीजंस हैं उसके अंदर तो पीपल्स पार्टी नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। ये आपने इस चीज को देखना है ना। अगर लंबी इतनी सी चीज देखे ना, जो भी पोजीशंस हैं जो पीपल्स पार्टी ने अभी गवर्नमेंट में ली हुई है, वो प्रेसिडेंशियल पोजीशंस हैं, मोर और लेस गवर्नर्स प्रेसिडेंट के होते हैं। तो ये जो बाकी आपकी जो पोजीशंस हैं, इसके वो माने नहीं रखती। फाइनेंस मिनिस्टर आपका है, फाइनेंस मिनिस्टर इज द मेन मैन, कि जिसने अपनी इकोनॉमी को लेकर चलना है, बजट्स भी पेश करने हैं, अपनी इकोनॉमी को ओवरऑल देखना भी है, आपने फंड्स भी वापस करने हैं, उसका मोटिव ऑपरेंडी क्या है, ये तो इनका है। सो बेसिकली ये ऑन द कहते हैं ना, ऑन द गिलेटिन ये PMLN है। सो PPP अपनी गेम खेलती रहेगी। और उसके मैं तो यार एक दफा आया था किधर, हाँ, ये नवाज शरीफ के साथ मैं वापस आया था जब ये कोलिशन में थे, ये उस वक्त भी नहीं चल सके थे।
ये तो जहाज के अंदर मुझे नवाज शरीफ ने कहा था कि जाओ भाई जिन लोगों से बात करनी है उनसे करें, तो मैं तो सोच रहा हूं कि इनसे बाहर निकलने का है क्योंकि ये तो डिलीवरी नहीं कर सकते। सो बेसिकली नवाज शरीफ, व्हाई डिड ही गेट आउट ऑफ दैट दैट कोलिशन? इत्तेहाद ही नहीं है मीर साहब, इसने इसी तरीके से चलना है, इसमें शाना बशाना का चक्कर ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो इसका आपके पास एक रेमेडी है ना, मैकेनिक है आपके पास। वो मैकेनिक बैठा हुआ है गैरेज के अंदर, वो गैरेज से बाहर आ गया, ये ठीक हो जाएंगे। उसका हर बयान जो है उनके इकट्ठा कर देता है। मैं जरा निजामी साहब से भी पूछता हूं, निजामी साहब आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें, फिर पीपल्स पार्टी के कुछ अभी हालिया मामला हुकूमत के साथ मलबा उठाने के लिए खड़ी होगी? मीर साहब तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। जी, मैं इस सारे मामले को एक और नुक्ता नजर से देखता हूं, और वो ये है कि अभी पिछले दिनों में हमने ये बाज़गश्त सुनी, अफवाहें सुनी कि जी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अगर मिलकर कुछ कर ले तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तख्ता उनका उल्टा जा सकता है या इन हाउस चेंज लाई जा सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस मामले पर और तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौकफ सामने नहीं आ रहा था। तो पीपल्स पार्टी ने शायद इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दहानी करवाई है कि हम मौजूदा सेटअप में आपके बनाए हुए जो भी स्कोर कार्ड्स हैं उनको फॉलो करने के लिए तैयार है और हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं होगी। तो मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, क्योंकि ये बात तो की जाती है कि पीपल्स पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल असेंबली के स्कोर कार्ड में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर कोई ऐसा इत्तेहाद भी असेंबली के अंदर नहीं बनाएंगे, बेशक उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप भी मिल रही हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने रियासत को यह इंश्योर करवाया है कि अभी हमारा इस तरह का कोई मूड नहीं, और हम जो मौजूदा सेटअप है या जो मौजूदा स्कोर कार्ड है उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं। इसीलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ पे भी तनकीद की, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद की, मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से उन्होंने अपना खुलकर इजहार ख्याल किया। तो मैं इन सारी चीजों को इस तरह से देख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है माजिद निजामी साहब, आपका भी शुक्रिया। पीजे मीर साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मिर्जा इकबाल बिग साहब मेरे साथ मौजूद है। खुशी का मौका तो ज़रूर है, लेकिन सोचने की भी बात है कि पाकिस्तान को इतने अरसे में, पाकिस्तान बने हुए 1947 से लेकर आज तक एथलीट में पहला तमगा मिला है। इससे पहले पाकिस्तान जो तमगे लेता रहा ओलंपिक्स में वो हॉकी के अंदर थे या बाकी दीगर मामलात के अंदर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सहारा मिलता रहा। बेग साहब बिल्कुल मेरा सवाल आपसे पिन पॉइंटेड है, इतने अरसे बाद 1947 से लेके आज तक और फिर 40 साल बाद तमगा, चले इसको छोड़े ना, हॉकी के अंदर तो जवाल था, वो तो एक पूरी अलग दास्तान है, लेकिन एथलीट पाकिस्तान का कभी कोई कामयाब नहीं होता था। हम लोग जाता कौन है, मतलब वो भी पिछले दिनों बड़ा मजाक चल रहा था कि जो स्विमिंग में गया है बेचारा वो आखिरी नंबर पे आया, तो लोगों ने कहा कि शुक्र करे डूब नहीं गया। तो ये हालत है, इतना हम अपना मजाक बनवाते हैं पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी आबादी है, सर इस पे प्रॉब्लम है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया फवाद। इसमें प्रॉब्लम ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। जो फेडरेशन के ओहदेदारान हैं वो सिफारिशी हैं और उनका सबसे अव्वलीन मकसद ये होता है कि जॉय ट्रिप पर चले जाएं और खिलाड़ियों को वो पसे पुश डालते हैं। पाकिस्तान एथलेटिक्स में एक जमाना था 60 के अरसे में एशिया में डोमिनेट करता था। अब्दुल खालिक नामी पाकिस्तान का एक एथलीट था जिसने एशियाई सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मेडल जीते। लेकिन ओलंपिक के लेवल पर चूंकि पाकिस्तान में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का रोना रोते हैं, दूसरे कहते हैं सियासत बहुत है। अब आप बताएं ना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 398 मिलियन रुपए पाकिस्तान की हुकूमत को वापस किए। आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप ये पैसे आपने इतनी ताखीर क्यों की, खर्च क्यों नहीं किए खिलाड़ियों पर? वो इस चक्कर में थे शायद कोई तोड़ बट्टा हो जाए, वो हुआ नहीं, तो मेरे ख्याल में इसीलिए उन्होंने वो वापस किया है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में जिस तरीके से पैरेलल फेडरेशंस बनी हुई हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, आप देखें कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है ऑफिशियल जॉय ट्रिप पर जरूर जाते हैं। खिलाड़ियों की तादाद कम होती है, ऑफिशियल्स की तादाद ज्यादा होती है। तो ये तो अरशद नदीम का तने तनहा अंजाम दिया गया कारनामा था जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये पाकिस्तान को इज्जत नसीब हुई। लेकिन अभी भी सोचना चाहिए फवाद, ये ना हो एक हफ्ते 2 हफ्ते बड़ा जोरदार इस्तकबाल कर लें, सब कुछ कर लें और फिर उसके बाद भूल जाएंगे। जैसे अब से 2 बरस पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में जब अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 आध महीने तक होता रहा और फिर उसके बाद भूल गए। फिर वो बेचारा अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए इधर उधर धक्के खाता रहा। अब आप अंदाजा लगा लें कि
पेरिस ओलंपिक्स में जाने से पहले उसके पास जेवलिन नहीं था। एक जेवलिन जो है 7 से 8 लाख रुपए का आता है, और वो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें पैसे दिए। सर आसान कर दे, ये जो नेजा उन्होंने फेंका है, इसको आप कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं आप जेवलिन? हमें तो पता ही कुछ नहीं है कि ये बेचारा क्या फेंक रहा था। हम नेजेबाजी समझते इसको नेजा था। आधे पाकिस्तान को अभी भी नहीं पता कि इसने किया क्या है। लेकिन उसका इंग्लिश नाम है, लेकिन जेवलिन जो है वो इंग्लिश नाम है और नेजा है। अब आप अंदाजा लगाएं, इसके बाद नेजा भी नहीं था, और वो नेजा जो है उसके लिए जनवरी में इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसे दिए। भारत का नीरज चोपड़ा, उसके पास 160 से ज्यादा नेजे जेवलिन है, और हमारे वाला बेचारा घूम रहा था, और नामुसाइद हालात में उसने जो कारनामा सर अंजाम दिया। वो कहते हैं ना फवाद के जीत के बहुत सारे बाप होते हैं और शिकस्त यतीम होती है। तो अभी जिस तरीके से वो जीता है, सब लोग निकल आए कि जी हमने सपोर्ट किया। हालांकि अगर आप उसके पुराने इंटरव्यूज देखें, वो स्ट्रगल कर रहा था, कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ उसका इदारा था बाबगा जिसने उसे सपोर्ट किया। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के ओहदेदारान सिर्फ जॉय ट्रिप पे जाते हैं, तस्वीर बनवाते हैं गले से लगाकर, जब एथलीट रो रहा होता है तो वो वीडियो वायरल कराते हैं। तो आखिर कैसे होगा? मेरे ख्याल में हमें इसके लिए सोचना होगा मुस्तकबिल के लिए। अच्छा बेग साहब आपने एक बात की कि जब प्रैक्टिस, बेग साहब आपने एक बात की कि जब एथलीट रो रहा होता है तो वीडियो वायरल कराई जाती है, इससे क्या मुराद है? ये जर्नलिस्ट की खबर होती है या फेडरेशन खुद जो है वो चाहती है थोड़ा तमाशा लग जाए? फेडरेशन चाहती है ना कि भाई क्रेडिट भी तो लेगी ना फेडरेशन के, भाई हमने ये बच्चे को वो किया, जब भी तो एक बाप की शफकत हमने दी तो बाप से मिलकर रो रहा है। फेडरेशन तो ये चाहती है ताकि उसकी हाइट बने, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अरशद नदीम अपने माँ बाप से गले मिलके नहीं रोएगा, फेडरेशन के ओहदेदारान से गले मिलके रोएगा। मैं तो हैरान होता हूँ पाकिस्तान किस नेट पर जा रहा है फवाद, बहुत ही अफसोस की बात है। अच्छा बेग साहब मुझे ये फरमाइएगा, फिजिकल फिटनेस जो है पाकिस्तान में, ये बाय फिजिक हमारी ऐसी है कि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें? ज़ाहिर है अरशद नदीम के साथ भी फिटनेस के मसाइल आए, लेकिन एक देहाती आदमी था, मजबूत जिस्म का पंजाबी जो वो था। तो पाकिस्तान में मिनहसुल कौम हमारी फिजिकल फिटनेस ऐसी है कि हम मुकाबला कर सकें दुनिया का दीगर जो गेम्स हैं, ओलंपिक्स में शामिल होते हैं या बड़े गेम्स में होते हैं? देखिए इसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा फवाद, हमारे पास तो सिस्टम है ही नहीं, और हम फिजिकल फिटनेस पे तो जोर ही नहीं देते, क्योंकि ये तो कुदरती एथलीट है ना। 6 फीट 4 इंच इसका कद, जिसका इसको एडवांटेज, और इसके मसल, बीच में इसकी कोहनी का ऑपरेशन भी हुआ था, इसको नी की भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ये सब चीजों से ओवरकम करता हुआ आ गया है। तो हमारे यहाँ फिटनेस में तवज्जो नहीं दी जाती। आप देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह जख्मी हो गया, उसको गलत डायग्नोज किया, जिसकी वजह से वो बेचारा और मुश्किल में मुब्तला हो गया। अब उसे इंग्लैंड इलाज के लिए भेजा गया। तो अगर कॉम्पिटेंट लोग होंगे कि जो फिटनेस के लेवल को सही तरीके से जांचने की सलाहियत रखते हैं, वही चलेंगे ना। हमारे यहाँ फिटनेस, वो कहते चक्कर लगा ले ग्राउंड के, बस फिटनेस हो गया। लेकिन आप देखें अरशद नदीम जो जेवलिन फेंकता था पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के उधर, इसको बड़ी मुश्किल होती थी वहां पर, क्योंकि 90 से ज्यादा किलोमीटर दूर फेंकता था, 90 से ज्यादा मीटर दूर फेंकता था, तो वहां बीच में पोल्स भी आते थे, बड़ी मुश्किलात होती थी, एथलीट भी दौड़ रहे होते थे। और वो अपने खानेवाल के पास जो मियां चुन्नू उसका गांव है, मियां चुन्नू शहर, वो वहां अपने एक स्कूल की 4 दीवारी में फेंकता था। तो हमें फैसिलिटीज को इंप्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ फतह का जश्न मनाने से काम नहीं चलेगा, और हमें खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, वरना तो फिर अरशद नदीम और नहीं पैदा हो सकेंगे। बेग साहब आपने बात की हिंदुस्तान की, तो मुझे याद पड़ता है मैं कुछ अर्से पहले देख रहा था कि हिंदुस्तान के चैनल पे कबड्डी का भी एक टूर्नामेंट बराह रास्त नशर हो रहा था और बड़ा अच्छे उसके इंतजामात थे। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में कहाँ खड़ा हुआ है अगर हम खेलों के मैदान में क्रिकेट और हॉकी से हटकर जाएं? दो तीन बड़े गेम्स तो हैं, हॉकी की भी खैर हालत बुरी है, लेकिन चले क्रिकेट पे पैसा लगता है, उसका एक बोर्ड भी है, बड़ा खूबसूरत सा सारा उसका मामला आते हैं, स्टेडियम भी उसके मौजूद हैं, कल्चर भी एक मौजूद है। खास तौर पर मैं आपसे स्पेसिफिक ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान में हम देखें कि नौजवान अब खेल के मैदान का रुख नहीं करता, तो अब क्या हमारी जरूरत बनती है कि कल्चर को हम डेवलप कर सकें कि लोग वीडियो गेम्स के बजाय फिजिकल फिटनेस और फिजिकल गेम्स की तरफ आए और फिर हिंदुस्तान का मवाजना अगर करें, जैसा मैंने कबड्डी का मिसाल दी था।
देखिए फवाद, एक तो कल्चर डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना होगा, खिलाड़ियों को सहूलतें फराहम करना होंगी। ये यहाँ होता नहीं, नौकरियां हैं नहीं खिलाड़ियों के पास। आपने सही कहा कि वीडियो गेम में लग जाते हैं, सोशल मीडिया में बिजी है खिलाड़ी, और वो ये देखते हैं कि अगर कहीं पर वो जॉब भी मिलती है 25-30 हजार की, वो अगर उसमें जख्मी हो जाए तो इलाज कहां से कराएगा। तो अब तमाम जो खासतौर पर हॉकी है या एथलेटिक्स है, बच्चे नहीं जा रहे, उस तरफ जा ही नहीं रहे, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जब 18वीं तरमीम खत्म हुई तो वजारत खेल, वफाकी वजारत खेल को भी एक्सक्यूज मी खत्म किया गया और फिर सूबों को वजारतें दी गई खेल की। क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता। हमारे जब ओलंपिक मुकाबले होते हैं, जब हमें याद आता है सोते हुए जागते, तो ये काम तो अभी से शुरू करना चाहिए 1928 के लॉस एंजलिस 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए। अच्छा, कहाँ पोटेंशियल है हमारे पास मिर्जा साहब, कि किन किन मकामात पे, मतलब जिस तरह से ये तो थ्रो का मामला हो गया, ये तो किसी बेचारा गांव से उठकर आ गया, लेकिन किन किन सेक्टर्स में, किन किन गेम में पाकिस्तान में पोटेंशियल है कि जहां पर हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आने वाले? देखिए, ओलंपिक्स की बात तो नहीं, स्नूकर में पोटेंशियल है। वर्ल्ड लेवल पर हम स्नूकर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जहां तक ओलंपिक्स की बात है, अगर हम हमारे एथलीट्स में पोटेंशियल है कि एथलीट्स को प्रॉपर डाइट दी जाए, उनका प्रॉपर ख्याल किया जाए, तो वो जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो शूटिंग में, वो वहां पर भी हमारे पास पोटेंशियल है कि हमारे शूटर्स बड़े अच्छे हैं, अगर वो ट्रेन करें। आप भारत के देखें ना, मनु भाकर ने तमगा जीता ना वहां पर। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें, और फिर जाकर प्रैक्टिस कहाँ करेंगे हमारे शूटर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन पर हुकूमत को तवज्जो देनी होगी। कल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि हमने इतने पैसे दिए, इतने दिए अरशद नदीम को। तो पहले कहा था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पहले पैसे वापस कर दिए। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी तकर्रुर जो होता है डीजी स्पोर्ट बोर्ड का सियासी बुनियादों पर होता है। अभी आप देखें अताउल हक कासमी के साहबजादे जो है यासिर पीरजादा, वो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड बने हुए, हालांकि वो अच्छे हैं, सिविल सर्विसेज के हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है, लेकिन खेलों का तो नहीं है ना। राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो, अगर खेलों से ताल्लुक रखने वाला आदमी आएगा तो वही समझ पाएगा ना मसाइल। बिल्कुल ठीक है बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका एक ही जुमला जो है वो पूरी गुफ्तगू का क्रक्स है कि राइट मैन फॉर राइट जॉब। जब तक ये नहीं होगा तो स्पोर्ट्स के हालात यही रहेंगे कि कभी कोई खुद से जीत ले तो जीत ले, वरना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना दम नहीं होगा। आज के लिए इतना याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।